फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। सुनिए, दो तीन जो काम की हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं, बहुत सारी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहली और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी जो बात आती है दैट इज डेंसिटी। और हमें मालूम है ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज। किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। इवन ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड डेंसिटी इंक्रीज। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, है ना। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो डेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए, यानी ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है यहां पे, तो ध्यान से सुनना और समझना। ये गड़बड़ है। मीन्स डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर बन जाता है। और इसका एक छोटा सा रीजन ये होता है कि जब आप सोडियम से पोटेशियम पर पहुंचते हैं तो वॉल्यूम में एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिलती है। एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाती है, वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो ये काम का पॉइंट है कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा, है ना। दूसरी बात जरा ध्यान से सुनो। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन अकेली ऐसी नॉन मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। हमें मालूम है वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सीसी, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी तीन मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। आखिरी स्टेटमेंट, लिथियम इज लाइटेस्ट नॉन मेटल। हम जानते हैं लिथियम जो है वो लाइटेस्ट नॉन मेटल है एंड इट कैन फ्लोट इवन ऑन केरोसिन। इसकी डेंसिटी केरोसिन से भी कम है, इट कैन फ्लोट इवन ऑन केरोसिन। और यही रीजन होता है कि बाकी सारी अल्कली मेटल्स को तो हम लोग केरोसिन में स्टोर करते हैं, लेकिन लिथियम केरोसिन में भी स्टोर नहीं हो पाता। तो फिर लिथियम को स्टोर करने के लिए किस चीज का यूज करना पड़ता है, वैक्स का, है ना। तो लिथियम को हम लोग वैक्स में स्टोर करते हैं, बाकी की सारी मेटल्स जो हैं इनको हम लोग कहां पर स्टोर कर लिया करते हैं, केरोसिन में स्टोर कर लिया करते हैं। क्लियर है बात। तो पहली ये फिजिकल प्रॉपर्टी मुझे लगता है आपको याद रखना चाहिए। सेकंड होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या है कहानी, याद करो। मैंने बताया कोई भी एक आयन है और उस आयन को वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से घेर रहे हैं, है याद। तो किसी भी आयन को जब वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से घेर लिया करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहा करते हैं हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी कहा करते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी कहा करते हैं। क्लियर है बात। अब याद रखिएगा कि किसी भी आयन का साइज जितना छोटा होगा, स्टेटमेंट भी लिखवा दूंगा कि स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर विल बी इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो किसी भी आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही लार्ज होगी। ठीक, और ये बात मैं आपको उस दिन भी बता चुका हूं जब मैं आपको पढ़ा रहा था डायगोनल रिलेशनशिप एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। उस समय हमने लिखा हुआ है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Li पॉजिटिव आयन द लिथियम सॉल्ट्स आर हैवीली हाइड्रेटेड, है ना।
तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, यानी LiCl और NaCl दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो LiCl और NaCl दो चीज़ें आपको दी हुई हैं और आपसे पूछा कि इनके हाइड्रेशन के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होने की पॉसिबिलिटी किस में ज़्यादा है। तो याद रखिएगा LiCl में वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू NaCl। ठीक है। थर्ड पॉइंट यहां पर आता है फ्लेम कलरेशन, है ना, फ्लेम कलरेशन। अब ये पॉइंट कहां से उठ के आया, पहले मैं याद दिला देता हूं फिर बताता हूं। एक यूनिट थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर याद करने की कोशिश करना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मैंने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया हुआ है, और स्पेक्ट्रम के अंदर इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में फर्स्ट सोलर स्पेक्ट्रम और सेकंड पढ़ाया एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्या मैंने आपको कुछ कलर लिखवाए थे, किसी को याद आ रहा है? बोल के बताओगे क्या था, बोल के बताओ। जल्दी, भूल गए। और ला पी बै बै नी ऐसे पढ़ा था हम लोगों ने, उसको याद करा था। रेड है, ठीक, फिर उसके बाद जो है बाई 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 बाई, हाँ बै बै सही है। तो रेड था, गोल्डन येलो था, उसके बाद जो है वायलेट था, फिर रेड वायलेट, और फिर फाइनली ब्लू। ये इनके कलर हुआ करते थे। और क्या है कलर का एक्सप्लेनेशन, वो बताने की जरूरत नहीं है। कलर का एक्सप्लेनेशन आपको मालूम है कि किस प्रकार से विजिबल लाइट जब पड़ती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, वापस आते हैं, कलर देते हैं, वो तो खैर कोई बात नहीं। तो ये है इनका फ्लेम कलरेशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम पे मुझे लगता है केवल ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, बाकी सब फालतू बातें हैं। ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट हेडिंग डालो फटाफट, डेंसिटी। डेंसिटी लिखिए, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, on moving top to bottom in the group, density increase, but the density of potassium is exceptionally less than sodium. Density of potassium is exceptionally less than sodium. It is due to large volume of potassium. Large volume of potassium. फिर एरो बना के लिखें, the density of lithium, sodium and potassium the density of lithium, sodium and potassium are even less than water. फिर एरो, the density of lithium is less than kerosene and can float even on kerosene, ठीक है, बढ़िया। ये ऑर्डर लिख लीजिए,
और वही हमारा तरीका क्या है, गलत और सही दोनों नोट करते हैं, तो गलत सही दोनों नोट कीजिए। जी, नेक्स्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखिए, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, on moving top to bottom in the group, as ionic size increase, hydration enthalpy decrease, hydration enthalpy decrease। एरो बना के लिखो, Li positive show maximum value of hydration enthalpy, maximum value of hydration enthalpy। This is the reason why salts of Li positive are highly hydrated, ठीक है जी, ये लिख लीजिए सेकंड पॉइंट बोर्ड पे से। हो गया। थर्ड, फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन लिखिए, alkali metals provide specific color to the flame, alkali metals provide specific color to the flame, और ब्रैकेट में लिख लीजिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जी, इसे नोट कर लीजिए, लापी बैबैनी। हाँ जी, अब सुनो, हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी। अब सुनिए, काम की बात है। देखिए, पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे फर्स्ट आ गया, मान लीजिए रिएक्शन विथ वाटर, ठीक। तो रिएक्शन विथ वाटर में तो बहुत सीधी सी बात है कि ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं तो वाटर से रिएक्ट करके तुरंत ही क्या बनाती हैं, MOH टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती हैं।
है ना, MOH टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगी। रिएक्शन विद वाटर वाली बात हो गई। ठीक है, अब आगे सुनो जरा, काम की बात क्या है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि लिथियम की जो रिएक्टिविटी है वाटर से वो बहुत स्लो होती है। ठीक, लिथियम बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। सोडियम को आप जैसे ही पानी के ऊपर डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम को जैसे ही पानी की सरफेस के ऊपर आप डालते हैं, वाटर के ऊपर डालते हैं, वो एकदम से मेल्ट होना चालू हो जाता है। वाटर को टच करते से वो मेल्ट होने लगता है, मेल्ट होकर यहाँ वहाँ भागना चालू कर देता है। ठीक, और क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक, हो सकता है वो रिलीज्ड हाइड्रोजन आग पकड़ ले, पक्का नहीं है, हो सकता है आग पकड़ ले। लेकिन पोटेशियम और बाकी की जो मेटल्स होती हैं, इनकी जबरदस्त रिएक्टिविटी होती है वाटर के लिए, और जैसे ही सरफेस को टच भर करते हैं वाटर की, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है और बहुत तेजी से क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। और इतनी तेजी से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कि दिस हाइड्रोजन में कैचेस फायर। ठीक, में कैचेस नहीं, ऑलवेज कैचेस फायर। यानी पोटेशियम और उसके नीचे वाली मेटल्स जब भी वाटर के कांटेक्ट में आएंगी इतनी फास्ट रिएक्शन करेंगी कि इतनी तेजी से हाइड्रोजन रिलीज होगी कि उसमें आग लग जाएगी। सोडियम में चांसेस हैं कि आग लग सकती है, लेकिन लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन कैसी होती है, बहुत ही स्लो होती है। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या एयर की बात करें। यदि एयर से आप नॉर्मल एयर से बात करते हैं तो हमेशा एयर से मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा एक बात यहां पे पूछता हूं, एयर में तो 78% तक नाइट्रोजन है, फिर रिएक्शन विद एयर मतलब रिएक्शन विद नाइट्रोजन क्यों नहीं होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही क्यों होता है हमेशा, बताएगा कोई? कितनी प्यारी बात पूछी मैंने। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, और कोई भी हमें जब बोलता है रिएक्शन विद एयर तो हम रिएक्शन विद O2 करने लगते हैं, जबकि हम जानते हैं O2 तो केवल 21% है ना, 78% तो कौन है उसके अंदर, नाइट्रोजन है। ठीक, अच्छा और कोई और कुछ बोलना चाहेंगे? चलो मैं बताता हूं और ध्यान से सुनो, बड़ी धमाकेदार बात बता रहा हूं। जो बनाया गया है नेचर, है ना, इसलिए भगवान के हम लोग हाथ जोड़ते हैं हमेशा, क्योंकि जिसने भी नेचर बनाया है वो बहुत 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 बड़ा साइंटिस्ट है, और जानबूझ के उन्होंने नाइट्रोजन को रखा हुआ है नियरली 78%। क्यों रखा हुआ है? बिकॉज ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन एक्ट एज इनर्ट गैस। फिर से बोलूं, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन एक्ट एज इनर्ट गैस। एक्ट एज इनर्ट गैस, इट इज नॉट इनर्ट गैस, एक्ट एज इनर्ट गैस। नाइट्रोजन से रिएक्ट करना है यदि तो बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए हम जब भी रिएक्शन विद एयर बोलते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने लगते हैं। ठीक, O डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो N ट्रिपल बॉन्ड N के कंपेयर में कम है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, तो इसलिए ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाता है। सोचिए यदि ये नाइट्रोजन नहीं डाली होती तो हमारा पूरा का पूरा मीडियम जबरदस्त तरीके से ऑक्सीडाइजिंग मीडियम हो गया होता है ना। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर माना जाता है, पर नाइट्रोजन कहीं ना कहीं उसको इनर्ट बनाए रखता है। ठीक है ना, तो ये रीजन होता है, याद रखिए। अब लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो केवल Li2O टाइप का नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, मोनो ऑक्साइड ओनली। लेकिन यदि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Na2O तो बनाता ही बनाता है, साथ में Na2O2 भी बनाता है। ठीक है ना जी, है परऑक्साइड। एंड पोटेशियम एंड अदर मेंबर्स फॉर्म
K2O टाइप ऑफ ऑक्साइड एज वेल एज KO2 टाइप ऑफ सुपर ऑक्साइड। अब इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लिथियम केवल मोनो ऑक्साइड बना रहा है, बाकी के जो हैं परऑक्साइड बना रहे हैं, बाकी के जो हैं सुपर ऑक्साइड भी बना रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? तो जब हम लिथियम के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिथियम का साइज छोटा है, बहुत तेजी से ये ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है, और जो ऑक्साइड से रिएक्ट करा है, ध्यान से सुनना, लिथियम आयन ने बहुत तेजी से ऑक्साइड आयन से रिएक्ट कर लिया, और रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि दूसरे ऑक्साइड को रिएक्ट करने का वो मौका ही नहीं देता, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को जुड़ने का मौका ही नहीं मिल पाता है, इसलिए एक अकेला ऑक्सीजन जुड़ के रह जाता है और सिर्फ क्या बन पाता है, मोनो ऑक्साइड। सोडियम का साइज लिथियम से थोड़ा सा बड़ा है, तो लिथियम से थोड़ा सा बड़ा साइज है, रिएक्टिविटी थोड़ी सी चेंज होती है लिथियम के कंपेयर में, एक ऑक्साइड अटैच होता है और उसी समय एक और ऑक्सीजन को मौका मिल जाता है टू कंबाइंड विथ दिस ऑक्सीजन, है ना, यानी सोडियम से कंबाइंड होने के लिए कितने ऑक्सीजन एक साथ अटैक कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन अटैक कर देते हैं, इसलिए नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ क्या बन जाता है, परऑक्साइड भी बन जाता है। एंड सेम फॉर अदर मेटल्स, दूसरी मेटल में भी साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए दूसरे ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जाते हैं टू रिएक्ट विथ मेटल, और इसीलिए उनके अंदर क्या बन जाते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यदि हो सके तो याद रखना, और नहीं तो बस इतना ही याद रखो कि लिथियम केवल मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड भी बना लेता है, और बाकी मेटल सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। क्लियर है बात? ठीक। थर्ड, रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। यदि हम ओवरऑल मॉइस्ट एयर की बात करते हैं, यह आपने 10th क्लास में कहीं पढ़ा हुआ है, यदि आप मॉइस्ट एयर की बात करते हैं तो मॉइस्ट एयर में क्या होता है, सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, फिर साथ में क्या करते हैं, ये वाटर से भी रिएक्ट करने लगते हैं, मॉइस्चर है ना, तो मॉइस्चर है तो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाने लगते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाने लगते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक, मॉइस्चर से। और एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि ये जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ये वहीं पे CO2 जो एटमॉस्फेयर में उसको ट्रैप करना चालू कर देते हैं, और CO2 को ट्रैप करके क्या बनाने लगते हैं, कार्बोनेट भी बनाने लगते हैं। समझ रहे बात को? ठीक। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं। इवन जो ऑक्साइड है, एक रिएक्शन और बता दूं, इवन जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाने लगता है, हाइड्रोक्साइड बनाने लगता है। क्लियर है बात? तो एयर में यदि आपने एल्कली मेटल को खुला छोड़ दिया, ध्यान से सुनिएगा, एयर में यदि आपने एल्कली मेटल को ओपन छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो इतनी सारी पैरेलल रिएक्शंस होने लगती हैं। तो हमें बचपन में कहीं पढ़ाया जाता है कि दीज मेटल्स स्टोर्ड इन कैरोसिन, है ना, तो कैरोसिन में क्यों स्टोर करा गया है, तो कैरोसिन में इसलिए स्टोर करा गया है इन मेटल्स को, क्योंकि यदि आपने इनको कैरोसिन में स्टोर नहीं करा, ठीक, एयर में खुला छोड़ दिया, तो वो O2 से भी रिएक्ट कर लेंगे, मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर लेंगे, इतनी सारी रिएक्शन होने लगेंगी, ये जो भी चीजें बन रही इनकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगी, एंड सरफेस गेट टर्निश्ड, है ना, इनका सरफेस कैसा हो जाएगा, गंदा गंदा दिखने लगेगा, टर्निश हो जाएगा सरफेस, इसलिए इनको एयर से छिपा के रखा जाता है, और एयर से छिपाने के लिए बेस्ट जगह क्या है इनके लिए, कैरोसिन, इसलिए कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि लिथियम को कैरोसिन में क्यों नहीं रखा जाता है ना, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसका आंसर बताया कि लिथियम इज लाइटेस्ट नोन मेटल एंड कैन फ्लोट इवन ऑन कैरोसिन, है ना, लिथियम इज लाइटेस्ट नॉन मेटल एंड कैन फ्लोट इवन ऑन कैरोसिन, तो कैरोसिन के ऊपर भी तैरने लग जाती है वो, और कैरोसिन के ऊपर तैरने लग जाती है, ठीक, तो फिर क्या करा जाए, कैरोसिन में तो रख ही नहीं पाएंगे, वो तो ऊपर आ जाएगी तैर के, तो फिर कहाँ रखते हैं, इसलिए लिथियम को वैक्स के अंदर लपेट के रखा जाता है। ठीक, तो लिथियम को कहाँ स्टोर करा जाता है, वैक्स में स्टोर करा जाता है, ये बात लिखवाऊंगा अभी, याद रखना आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, है ना,
तो हाइड्रोजन से तो कोई बात ही नहीं है, हमने उस दिन भी पढ़ा हुआ है, मैंने वीडियो भी शेयर करा आप लोगों के साथ हाइड्राइड का, इनकेस यदि क्लास में नहीं थे तो हाइड्राइड वाला वीडियो भी मैंने शेयर करा हुआ है। आयोनिक हाइड्राइड, जो एल्कली मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं और MH टाइप के क्या करती है, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं, है ना। M जनरल सिंबल यूज फॉर मेटल, ठीक। आप उसमें अपनी पसंद की कुछ भी रख दीजिए, Na रख दीजिए, आपको सोडियम पसंद आता है तो Na+H2 गिव्स NaH। मजेदार बात क्या है कि इन मेटेलिक हाइड्राइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो मेटल कैथोड पे रिलीज होती है और हाइड्रोजन एनोड पे रिलीज होता है। साथ ही इन हाइड्राइड की जब वाटर से रिएक्शन होती है तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है वाटर से, इसमें भी आग लग सकती है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्राइड के बारे में अभी फिलहाल बस इतना सा हमें मालूम होना चाहिए, वो तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड में हम दोबारा से एक और बार डिस्कस कर लेंगे। MH टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, ठीक। और ये हाइड्राइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, जैसे ही मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं तुरंत हाइड्रोक्साइड बना के क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन भी क्या कर सकती है, आग पकड़ सकती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विथ हेलोजन। अब बताओ इससे ज़्यादा टिपिकल क्या होगा। तो हेलोजन से रिएक्ट करते हो तो MX टाइप के क्या करते हैं, हैलाइड बनाते हैं, Na+Cl2 गिव्स NaCl, ठीक। कैसे हैलाइड होते हैं, ये आयोनिक हैलाइड होते हैं, और आयोनिक हैलाइड हैं तो जितनी भी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी वो सारी शो करते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सब वाटर सॉल्यूबल है, क्योंकि आयोनिक हैलाइड है ना, वाटर सॉल्यूबल है। लेकिन LiCl जो है, LiCl किससे याद आ रहा है, LiCl नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी घुल सकता है ड्यू टू इट्स कोवेलेंट नेचर, ठीक है ना। वेरी गुड। तो ड्यू टू इट्स कोवेलेंट नेचर इट कैन डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आल्सो, मतलब ये अल्कोहल के अंदर भी डिसॉल्व हो सकता है। NaCl नहीं घुलता है, NaCl जो है वाटर में घुलेगा, है ना, नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। तो ये ऐसी इसकी खासियत होती है। और एक और बात अभी भी मैंने रिपीट करा था 5-7 मिनट पहले, हाइड्रेशन की यदि बात करोगे तो ज्यादा इजीली कौन हाइड्रेटेड होगा, LiCl या NaCl। तो आप तुरंत आंसर देखो कि LiCl ज्यादा हैवीली हाइड्रेटेड होगा, और वो उसको हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी में पढ़ चुके हैं। क्लियर है बात। अब सुनो, लास्ट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया। घोंट लेना बिल्कुल, ठीक। ये रिएक्शन विथ वाटर थी, फिर रिएक्शन विथ एयर थी, फिर रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर थी, फिर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, फिर रिएक्शन विथ हेलोजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया। अब जब अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है ना, अमोनिया के साथ रिएक्ट होके क्या होगा, सुनिए ध्यान से। तो जो एल्कली मेटल्स होती हैं, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो एल्कली मेटल्स होती हैं, यदि रेड हॉट एल्कली मेटल पर अमोनिया गैस भेजी जाए, क्या बोला मैंने कहा व्हेन अमोनिया पास्ड ओवर रेड हॉट एल्कली मेटल देन मेटल एमाइड्स आर फॉर्म्ड। क्या बनते हैं, मेटल एमाइड्स। जैसे NaNH2, NaNH2 का नाम होगा सोडियम अमाइड, ठीक। क्या बोलोगे आप इसको, सोडियम अमाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक। ऐसा होता है रेड हॉट मेटल पर अमोनिया गैस जब आप भेजेंगे तब। पर मान लीजिए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपके पास लिक्विड अमोनिया है और लिक्विड अमोनिया में आपने एक टुकड़ा डाल दिया एल्कली मेटल का, क्या बोला मैंने, अभी गैसियस अमोनिया है, देखो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर गैस। लिक्विड अमोनिया यदि है और उसमें आपने एक एल्कली मेटल का टुकड़ा डाल दिया तो क्या होगा, है ना। तो लिक्विड अमोनिया में जब आप एल्कली मेटल का टुकड़ा डालते हैं तो
ऐसा होता है। ये क्या लिखा हुआ है? अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बना करते हैं। क्या बोला मैंने? अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम को आपने लिक्विड अमोनिया के अंदर डाला, तो जैसी लिक्विड अमोनिया के अंदर डाला तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Na पॉजिटिव NH3 एंड E नेगेटिव NH3 बनाएगा। Na पॉजिटिव NH3 को आप कहेंगे अमोनिएटेड कैटायन और E नेगेटिव NH3 को आप कहेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये रिएक्शन होती है जब भी लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल को डाला जाता है। तो दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये जो सॉल्यूशन बनता है, दिस सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और इसके ब्लू कलर का रीजन क्या है? इसके ब्लू कलर का रीजन है प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण सॉल्यूशन कैसा होता है? डीप ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक, तीसरी बात, दिस सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्वेश्चन है 1 मार्क के, छोटे छोटे हैं। तो दिस सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपसे पूछेगा कि गुड कंडक्टर क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पीछे रीजन है कैटायन और एनायन। उस सॉल्यूशन में प्लस और माइनस दोनों प्रेजेंट दिख रहे हैं, तो सॉल्यूशन में प्लस और माइनस दोनों होने के कारण, ठीक, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात? ठीक, तो ऐसा होता है। पर यदि आप अमोनिया सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगेंगे, गाढ़ा करने लगेंगे, है ना, अमोनिया सॉल्यूशन को, तो जैसे जैसे अमोनिया सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा और ब्लू से फिर इसका कलर ब्रॉन्ज होने लगेगा। ठीक है, तो ब्लू कलर से धीरे धीरे अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के साथ साथ वेवलेंथ चेंज होने लगेंगी। ठीक, तो फिर क्या होने लगेगा? कलर ब्रॉन्ज होने लगेगा। तो मेरी नज़र से यदि देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यदि कुछ है बोर्ड पे तो वो ये है। ये तो 9th-10th के बच्चे भी करते हैं ना यार, 9th-10th क्लास की प्रॉपर्टी हैं तो, है ना, कि क्यों केरोसिन में रखते हैं और क्यों हवा से छिपा के रखते हैं, हमारे काम की बात ये है ना। चलिए तो नोट्स बनाते हैं फटाफट। हेडिंग डाली हुई है केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें, एक्शन ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ वाटर लिखे, एल्कली मेटल्स रिएक्ट्स रैपिडली विथ वाटर alkali metals reacts rapidly with water, release hydrogen gas, and form hydroxide ठीक है, एरो बना के लिखिए। लिथियम रिएक्ट्स स्लोली, फिर एरो, सोडियम मेल्ट्स ऑन surface of water, and released hydrogen may sometimes catches fire. ठीक है, फिर एरो, अदर मेंबर्स
reacts with water very fast, reacts with water very fast, and released hydrogen always catches fire. Always catches fire. ठीक है, तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिए. M plus H2O gives MOH plus H2. MOH plus H2. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. रिएक्शन विथ एयर. रिएक्शन विथ एयर लिखो. alkali metals tarnish in air. Alkali metals tarnish in air due to formation of oxide or hydroxide on their surface. Due to formation of oxide or hydroxide on their surface. ठीक है, एरो. When heated in air, lithium form only Li2O type of monoxide. Li2O type of monoxide. Sodium can form Na2O2 type of peroxide. Na2O2 type of peroxide, and other metals can form MO2 type of superoxide. एरो बना के लिखो. means the reactivity towards oxygen increase down the group. फिर एरो बना के लिखिए. The stability of peroxide and superoxide also increase. The stability of peroxide and superoxide also increase down the group as the size of metal ion increase. As the size of metal ion increase, it is due to stabilization of
stabilization of large anion by large cation. Large anion by large cation. ठीक है, ये रिएक्शन लिख लीजिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाली रिएक्शन लिख लीजिए। एक स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए, एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम, अदर एल्कली मेटल्स, other alkali metals can react with ozone, can react with ozone and form ozonide also, can react with ozone and form ozonide also. ये रिएक्शन लिख लो, M+O3 gives MO3. M+O3 gives MO3. ठीक है, हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर, लिखिए, all alkali metals, all alkali metals when exposed to air, when exposed to air form oxide, hydroxide and finally carbonate, and finally carbonate, which get deposited on their surface, which get deposited on their surface and the surface get tarnished, and the surface gets tarnished, tarnished, arrow. To stop this reaction, to stop this reaction, alkali metals stored in, alkali metals stored in petroleum ether, पेट्रोलियम ईथर और केरोसिन, और केरोसिन, एरो. लिथियम कैन फ्लोट इवन ऑन केरोसिन,
lithium can float even on kerosene. That's why stored in wax. That's why stored in wax. जी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर करके जो 4 रिएक्शन लिखी हैं थर्ड पॉइंट में, इन चारों को नोट कर लीजिए। जी, नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन लिखिए, ऑल एल्कली मेटल्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। ऑल एल्कली मेटल्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन and form MH type of hydride. MH type of hydride. MH type of आयोनिक हाइड्राइड लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, चलो कोई बात नहीं। MH टाइप ऑफ हाइड्राइड ब्रैकेट में आयोनिक लिख लो, ऐसा नहीं लिख पाए तो। एरो बना के एक इंपॉर्टेंट बात लिखे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, the reactivity towards hydrogen decrease. The reactivity towards hydrogen decrease because as the size of metal ion increase, as the size of metal ion increase, lattice energy of these hydride decrease. Lattice energy of these hydrides decrease. फिर एरो बना के लिखिए, all of these hydrides are ionic solid with high melting point. फिर एरो, reacts with water rapidly, form hydroxide and release hydrogen gas, ठीक है। फिर एरो बना करके लिखना, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस liberate metal on cathode, and hydrogen at anode. And hydrogen
एट एनोड जी, ये रिएक्शन लिख लो। M plus H2 gives MH और MH plus H2 gives MOH plus H2। Next, reaction with halogen। Reaction with halogen, लिखिए alkali metals reacts with halogen rapidly, reacts with halogen rapidly and form MX type of ionic halide, फिर एरो। The reactivity towards halogen, increased down the group, the reactivity towards halogen increased down the group। ओके, बढ़िया, ठीक है। क्या लिखना है? M plus H2 gives MX, क्या है? छोड़ो, हेडिंग डालो, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, इसमें ए पॉइंट लिखिए। व्हेन गैसियस अमोनिया passed over red hot alkali metal, metal amides are formed, and hydrogen gas released, ठीक, ये रिएक्शन लिखे। Na plus NH3 gives NaNH2 plus H2। बी पॉइंट लिखें। When alkali metal dip into liquid ammonia, blue color solution is formed, which is good conductor of electricity, and paramagnetic in nature,
ठीक है, एरो बना के लिखिए। द ब्लू कलर एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, द ब्लू कलर एंड paramagnetic behavior are due to presence of ammoniated electrons, are due to presence of ammoniated electrons। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। फिर एरो, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू presence of ammoniated electron and ammoniated cations, ammoniated electrons and ammoniated cations। ठीक है, ये बी वाला पॉइंट नोट करिए, दोनों रिएक्शंस क्विक। जी कौन? चलो एरो का साइन बना करके लिखिए। एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, as the concentration of solution increase, the color changes to copper bronze and this solution is diamagnetic in nature. This solution is diamagnetic in nature due to formation of electrons cluster. Due to formation of इलेक्ट्रॉन क्लस्टर। ये ध्यान रखना, ब्लू कलर वाला जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक, और ब्रॉन्ज कलर वाला जो है वो कैसा हो जाता है? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक याद है कि भूल गए? एमओटी में पढ़ा है हमने, एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो पैरामैग्नेटिक मतलब विच अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक मतलब जो रिपल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, चलिए खत्म करिए, हेडिंग डालिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। चलिए फर्स्ट हेडिंग आ रही इसमें, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड सुनिए,
जो एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ये ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना, यानी सारे के सारे ऑक्साइड जो हैं एल्कली मेटल के, वो कैसे नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं, और सभी क्या बनाते हैं? MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर है बात? ठीक। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे Na2O2 है, तो Na2O2 को यदि आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में H2O2 बनेगा। और KO2 को यदि आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात पता पड़ गई जो अभी तक हमें नहीं मालूम थी। हमें बस इतना मालूम था कि इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। लेकिन अब एक और नई बात पता पड़ी कि ऑक्साइड तो बेसिक नेचर के हैं ही, वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पेरोक्साइड हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड के साथ साथ पेरोक्साइड भी बनाते हैं, और जो सुपर ऑक्साइड हैं वो हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। क्लियर है बात? ठीक। यदि हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एंड ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप एज साइज इंक्रीज, ठीक, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है ना, मेटल का जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये बॉन्ड वीक होता जाता है, और बॉन्ड वीक होने के साथ साथ क्या होता चला जाता है? इनका बेसिक नेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH इज स्ट्रॉन्गेस्ट नोन बेस। सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा CSOH इज स्ट्रॉन्गेस्ट नोन बेस। क्लियर? तो क्यों हो रहा है टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर इंक्रीज? क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होते जा रहे हैं? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड वीक होता जा रहा है, जल्द से जल्द क्या करेंगे? वो OH को डोनेट कर देंगे। क्लियर है बात? अगली बात, थर्मली स्टेबल होते हैं, मींस नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जब आप इन्हें हीट करते हैं तो इनका कुछ नहीं होता है, मतलब ये हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? थर्मली स्टेबल। एक्सेप्शन लिथियम हाइड्रोक्साइड, है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड एक्सेप्शन है, और यदि आप इसे हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है इनटू ऑक्साइड। तो ये हो गई हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी, है ना। फिर आता है कार्बोनेट। तो एल्कली मेटल्स क्या करते हैं? हम बहुत अच्छे से जानते हैं, M2CO3 टाइप के कार्बोनेट बनाते हैं, M2CO3 टाइप के कार्बोनेट बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीज कार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल कार्बोनेट होते हैं, बट थर्मली स्टेबल, मतलब हीट किए जाने पर ये डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है ना, थर्मली कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, हीटिंग पर डिकम्पोज नहीं होते। कोई एक्सेप्शन है क्या? है ना, कौन? लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट को यदि आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक, लास्ट बाइकार्बोनेट, है ना। तो ये कैसे बाइकार्बोनेट बनाते हैं? MHCO3 टाइप के बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ये बाइकार्बोनेट अनस्टेबल होते हैं थर्मली, और जब आप इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के क्या दे देते हैं? कार्बोनेट दे देते हैं। ठीक, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर है लिथियम बाइकार्बोनेट। उसमें क्या इंटरेस्टिंग है? लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन स्टेट। लिथियम बाइकार्बोनेट सिर्फ सॉल्यूशन स्टेट में मिलेगा, वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता है। जबकि बाकी के जो बाइकार्बोनेट्स हैं दे आल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट।
क्लियर है? तो ये कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, फटाफट लिखिए, ये खत्म हो जाएगा आपका एल्कली मेटल्स, है ना। लिखिए, फर्स्ट हेडिंग तो डाल चुके हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। लिखिए, द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल, the oxides of alkali metal are basic in nature, when dissolved in water form hydroxide, एरो बना करके लिखिए। The peroxide and superoxide are also water soluble. The peroxide and superoxide are also water soluble and form hydroxide ठीक जी, ये 3 रिएक्शन लिखी जाएंगी। फिर एरो बना के लिखिए। Alkali metals form MOH type of hydroxide, These hydroxides are water soluble and very strong base, फिर आगे लिखिए, on moving down the group as size of metal increase, M bond OH bond strength decrease, that's why basic nature of hydroxide increase. That's why basic nature of hydroxide increase. फिर एरो बना के लिखें, these hydroxide are thermally stable. These hydroxides are thermally stable, not decompose on heating, except lithium hydroxide. जी, ये यहां से सेकंड पॉइंट नोट किया जाएगा।
चलिए, कार्बोनेट, कार्बोनेट लिखो। एल्कली मेटल्स फॉर्म, alkali metals form M2CO3 type of carbonate, M2CO3 type of carbonate. These carbonates are thermally stable. These carbonates are thermally stable and water soluble, thermally stable and water soluble, and on moving down the group, and on moving down the group, their solubility increase, their solubility increase. एरो बना के लिख दीजिए, लिथियम कार्बोनेट इज एक्सेप्शन, lithium carbonate is exception and it is thermally unstable, and it is thermally unstable. ये रिएक्शन लिख लो। जी, लास्ट बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लिखे। एल्कली मेटल्स फॉर्म MHCO3 type of bicarbonate, MHCO3 type of bicarbonate. These bicarbonates are thermally unstable, and on moving down the group, their solubility decrease, फिर एरो बना के लिखे, वापस से एरो बना के लिखो। लिथियम बाइकार्बोनेट exist only in solution state while bicarbonate of other members can exist in solid state,
कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, बढ़िया। रिएक्शन लिख ली जाए, बोर्ड पे लिखी हुई है। तो ये खत्म हुआ भाई हमारा एल्कली मेटल्स। ठीक है ना, बहुत प्यारे तरीके से हो गया है। कोई सा भी एग्जाम दीजिए आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हाँ, एक बात मुझे अचानक याद आई, दूसरे बैचेस में तो बताया, आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। जो सॉल्वे मेथड हमने पढ़ी थी, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2 बनाया था, उसमें क्वेश्चन दिखता है एनसीईआरटी में, किस मेथड से पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते, K2CO3 क्यों नहीं बना सकते, है ना। तो ध्यान रखिए, अरे यार यहां हमने क्या लिखा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज बाइकार्बोनेट इंक्रीज करना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज बाइकार्बोनेट इंक्रीज। हाँ, तो वापस लौट के आओ। तो होता क्या है कि सॉल्वे मेथड में बन रहा है NaHCO3, बनता है NaHCO3, फिर उसको हम लोग फिल्टर से छान करके अलग निकालते हैं, हीट करते हैं, तब डिकम्पोज होता है ना। तो यदि उस मेथड से हम K2CO3 बनाने की कोशिश करें तो KHCO3 बनेगा, एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ KHCO3 इज मच ग्रेटर देन NaHCO3, तो उसका सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है फिल्टर की हेल्प से, इसलिए इस मेथड से K2CO3 का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऐसी इन जनरल याद रखना कि क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, फिल्टर से छान करके आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो ये अभी अपना फिनिश हुआ एल्कली मेटल पूरा। क्वेश्चन करके देखिए, आपके पास यदि एनसीईआरटी है या कोई सी भी बुक है, 100% क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। अब हमें स्टार्ट करना है